हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस विद सविता। और आज का जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है अपना ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो, अपना जो बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसके अंदर हम डाइजेशन पढ़ चुके हैं एंड रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरी प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन से पहले हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि सर्कुलेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी ये पढ़ लेते हैं। देखो, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा कि अपने पास जो हमने खाना लिया, डाइजेशन में क्या पढ़ा था कि हमने खाना कैसे लिया, न्यूट्रिशन हमें कैसे मिला, खाना लिया, खाने का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। और जो वेस्ट मटेरियल यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो कहाँ स्टोर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, रेक्टम पार्ट में। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये अपना एक्सक्रीशन प्रोसेस में आ जाएगा कि एक्सक्रीशन कैसे होगा वेस्ट मटेरियल का। ठीक, तो फूड हमने इनटेक किया, उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। फिर दूसरी प्रोसेस आई कि जो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट है अपनी बॉडी के अंदर, उसका जो ग्लूकोज की फॉर्म में फूड प्रेजेंट है उससे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। एनर्जी कैसे मिले, तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया यानी कि रेस्पिरेशन से। जब हम रेस्पायर करेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। पहली थी ब्रीथिंग, दूसरी थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस और तीसरी थी सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज से एनर्जी कैसे मिलेगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलेगी। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, जब हम ब्रीथ करेंगे, यानी कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग में वही था, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन कैसे ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एल्वियोली के अंदर आती है और फिर बाहर एक्सहेल कर जाती है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो होती है एनर्जी मिलने वाली प्रोसेस, यानी कि फूड से कैसे एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, अब बात यहाँ तक हमने समझ ली कि कैसे खाना मिल गया, कैसे एनर्जी मिली। अब बात आती है कहाँ कि जो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के अंदर आई उसको हर एक सेल तक कौन पहुँचाएगा, यानी कि जो ऑक्सीजन अपनी ब्लड कैपिलरीज में आ गई उसको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हर एक सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर कौन पहुँचाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वाटर टू द बॉडी सेल्स बाय द हेल्प ऑफ मीडियम। अब वो मीडियम क्या होगा,
ब्लड कैपिलरीज में है, यानी कि ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ फूड वाटर। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक, जो आरबीसीज होती हैं उनके थ्रू अपनी ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचती है, और फिर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आरबीसीज के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, एक रेड पिगमेंट है जो कि रेस्पिरेशन पिगमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लंग्स से हर एक, यानी कि एल्वियोली से हर एक सेल के पास पहुंचाएगा, और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, और फिर हमें खाने से क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक, पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है कि इन ह्यूमन बीइंग्स दिस मीडियम इज़ ब्लड, यानी कि जो ट्रांसफ़र करेगा चीज़ों को वो क्या है, ब्लड है। ब्लड इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, इन सब के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो कि कनेक्ट करे, और इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम, यानी कि फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या होता है कि सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड मतलब थोड़ा सा सॉलिड सा, थोड़ा सा लिक्विड सा, ऐसा फ्लूइड टाइप कुछ होता है। फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। इसके फ्लूइड मीडियम को हम बोलेंगे प्लाज्मा, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर हर एक सेल सस्पेंडेड होते हैं, यानी कि अपनी पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करेगा, देखो ब्लड के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये क्या है, इसकी सॉलिड फॉर्म इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और प्लाज्मा क्या है, इसकी फ्लूइड मीडियम है इसका। ठीक है, ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को। लेकिन जो ऑक्सीजन है इज़ कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पुलस, यानी कि आरबीसीज के थ्रू कैरिड की जाएगी। जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। हीमोग्लोबिन पिगमेंट इज प्रेजेंट विच एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगा ये इन आर ह्यूमन बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। अच्छा, मतलब ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा, यानी कि उसमें कुछ वाटर अमाउंट भी प्रेजेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, हैंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ आवर बॉडी। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक साल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब बात आती है कि जो ये ब्लड है वो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, वो कैसे करता है, मतलब बिना किसी की हेल्प के ऐसे कैसे कर सकता है। तो देखो, हाउ डज दिस ब्लड ट्रांसफ़र ऑल दिस मटेरियल टू आर ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। उसके लिए हमें एक पुशिंग ऑर्गन चाहिए, यानी कि जो ब्लड को पुश करे, ताकि वो जो चीज़ें सेल को चाहिए वो उसे मिल सके। We need a pushing organ to push blood around the body. A network of tubes चाहिए जिसके अंदर से blood flow कर सके, to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. और एक ऐसा सिस्टम हमें चाहिए कि अगर बाई चांस से डैमेज हो जाए तो उसका रिपेयरमेंट भी हो सके, और इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, हमें पता चल गया ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ताकि सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके, सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि
फूड से हमें एनर्जी मिल सके। ठीक। और सेलुलर रेस्पिरेशन कब होगा? जब ब्लड सारी चीज़ें सेल तक पहुंचाएगा, ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएगा। अगर हर एक सेल तक खाना, पानी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो हर एक सेल ग्रो कैसे करेगा, हर एक सेल जिएगा कैसे? यानी कि सेल की भी कुछ ना कुछ लिविंग, उसकी भी कुछ ना कुछ एज होगी, यानी कि उसकी एज लिमिट होगी। उसको बरकरार करने के लिए, यानी कि लिविंग स्टेट मेंटेन करने के लिए हर एक सेल को हर चीज़ चाहिए। तो उसके लिए ब्लड कैसे फ्लो करेगा, कैसे हर एक चीज़ को पहुंचाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, जो कि अपना एज ए पुशिंग ऑर्गन काम करेगा, जो कि पुशिंग ऑर्गन काम करेगा। ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्लड फ्लो करता है, कैसे ब्लड के थ्रू सारी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। उससे पहले छोटा सा टॉपिक है रेस्पिरेशन के ऊपर ही, कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन आवर बॉडी। स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है अपनी शरीर के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर? देखो, वी नो कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि हानिकारक है। क्यों है ऐसा? क्या करती है स्मोकिंग? अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, उसके अंदर क्या है कि जो ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, जो ये ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ऊपर वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सीलिया भी कह सकते हैं। सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो भी ऑक्सीजन के, मतलब जो हम एयर इनहेल करते हैं, जो हम एयर को इनहेल करेंगे, अब ये तो नहीं है कि सिर्फ हवा ही आएगी, सिर्फ ऑक्सीजन ही हमें मिलेगी। ऑक्सीजन के साथ साथ हमें डस्ट भी आएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होंगे एयर के अंदर, मतलब जो कि इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सीलिया अपने पास प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, उन डस्ट को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को, उनको स्टॉप कर लेंगे ऊपर ही, उन्हें अंदर जाने से बचाएंगे, रोकेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे हमारे लंग्स को। ठीक है। स्मोकिंग क्या करेगी? व्हेन वी स्मोक रेगुलरली, जब हम रेगुलरली स्मोक करते रहेंगे तो क्या होगा कि जो स्मोकिंग, यानी कि स्मोक, यानी कि जो उसका स्मोक होगा, स्मोक अंदर जाएगा स्मोकिंग के साथ, तो क्या होगा कि वो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जब ज़्यादा एकदम अनलिमिटेड स्मोकिंग हो जाती है तो क्या होगा कि ये ख़त्म भी हो सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ख़त्म कर देंगे, जिसके कारण सारी डस्ट, हार्मफुल बैक्टीरिया अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाएंगे, लंग्स के अंदर जाएंगे और बहुत सारी इन्फेक्शंस क्रिएट कर देंगे। देखो, द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स present called cilia, which helps to remove germs, dust and other harmful particles present in air which we inhale। जो हम एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स, डस्ट, हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जिसको इसीलिए क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं अंदर जाने से। स्मोकिंग destroys these hairs due to which germ, dust, smoke enter lungs, causes infections, cough and even lung cancer। स्मोकिंग से लंग कैंसर भी हो सकता है। अपने इंडिया में बहुत सारे लोग, एक साल में मिलियंस लोग किस वजह से मरते हैं? लंग कैंसर की वजह से। क्यों? क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है। जब ज़्यादा हो जाती है तो लंग कैंसर भी क्रिएट कर सकती है।